Hello everyone. Today we will start with our the mental health care bill 2013. इसके बारे में पढ़ेंगे. The mental health care bill 2013 was introduced in the Rajya Sabha on the August 19 2013. कब आया था? 19 अगस्त 2013 के अंदर आया था. किसके द्वारा लाया गया था? राज्य सभा के द्वारा लाया गया था. द बिल अबोलिशेस द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987. और किसके बाद किसको चेंज करके लाया गया था? जो हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट था 1987, उसको चेंज करके कौन सा लाया गया था? हमारा द मेंटल हेल्थ केयर बिल 2030. रीज़न टू द बिल, ये बिल लाने का रीज़न क्या था? देखिए, द न्यू बिल वाज इंट्रोड्यूस एज द एग्जिस्टिंग एक्ट डज नॉट एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पर्सन विद मेंटल इलनेस नॉट प्रमोट देयर एक्सेस टू द मेंटल हेल्थ केयर. क्या बोल रहे थे कि ये बिल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि जो मेंटल इल पर्सन थे ना, उनके राइट्स को क्या नहीं किया जा रहा था? फॉलो नहीं किया जा रहा था, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, ना ही उनकी हेल्थ को क्या किया जा रहा था? प्रमोट किया जा रहा था, बढ़ावा दिया जा रहा था, ना उनके ट्रीटमेंट के ऊपर क्या किया जा रहा था? फोकस. तो उसके लिए क्या लाया गया था? हमारा मेंटल हेल्थ केयर बिल, जो हमारा 19 अगस्त 2013 के अंदर आया था. इसके की फीचर्स देखिए बिल के क्या क्या थे, इम्पोर्टेंस क्या थी, मतलब इसकी. एवरी पर्सन शैल बी हैव द राइट टू असेस मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम सर्विसेज रन और फंडेड बाय द गवर्नमेंट. हर पर्सन को अधिकार है, उसके राइट है कि वो क्या कर सकता है? मेंटल हेल्थ केयर ले सकता है, ट्रीटमेंट ले सकता है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फंड चलाए जा रहे हैं, जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, उनके अकॉर्डिंग वो क्या करवा सकता है? अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है. सेकंड पॉइंट देखिए इसके अंदर, द मेंटली इल पर्सन शैल हैव द राइट टू मेक एन एडवांस डायरेक्टिव दैट स्टेट हाउ ही वांट्स टू बी ट्रीटेड फॉर द इलनेस ड्यूरिंग ए मेंटल हेल्थ सिचुएशंस एंड हु इज़ नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेड शैल बी. एडवांस डायरेक्टिव का मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो अपनी मर्जी से अपना क्या करवा सकता है? ट्रीटमेंट करवा सकता है. और जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका कोई भी क्या बनवा सकता है? एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव बनवा सकता है कि जब तक मैं क्या कर रहा हूँ? अपने ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो जो भी मेरा फाइनेंशियल बिजनेस वगैरह है, मेरी प्रॉपर्टीज़ को ये पर्सन क्या करेगा? हैंडल करेगा, इसकी टेक केयर करेगा. तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवांस डायरेक्टिव. इसको ये क्या कर रहा था? बिल फॉलो कर रहा था. थर्ड पॉइंट, एवरी मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद द रेलिवेंट सेंट्रल और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी. सेंट्रल या फिर स्टेट मेंटल अथॉरिटी के द्वारा ही क्या करना चाहिए? मेंटल हेल्थ कोई भी क्या होना चाहिए? कोई बना रहा है तो वो क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए. These authorities are in addition responsible for the supervising and maintaining a register of all mental health establishment. तो इन अथॉरिटीज़ का क्या काम था? कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि कौन उसको सुपरवाइज करेगा, कैसे मेंटेन करेगा. तो इन सब का क्या होना चाहिए? एक रजिस्टर होना चाहिए. उसके बाद ही क्या कर सकते हैं? मेंटल हेल्थ जो भी हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स है, उनको क्या कर सकते हैं? एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं. The Mental Health Review Commission will be quasi-judicial body that will periodically review the use of and the procedure for making advance directive and advise the government on protection on the right of the mental ill person. इसके अंदर हमने क्या बनाए थे? एक जुडिशियल इंक्वायरी बना दी थी, जिसके अंदर क्या करना था कि जैसे प्रोसीजर किए जा रहे हैं पर्सनस के ऊपर, मेंटली इल पर्सन के ऊपर, तो उन प्रोसीजर के टाइम पे उनके राइट्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं. मतलब पेशेंट के जो राइट्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, उनको उनके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या नहीं, उसके रिलेटेड क्या बना दी थी? जुडिशियल इंक्वायरी वहाँ पर बना दी थी. ए पर्सन हु अटेम्प्ट सुसाइड शैल बी presumed to be suffering from mental illness at that time and will not be punished under the Indian Penal Code. कोई पर्सन है, वो अपने आप क्या कर रहा है? सुसाइड के अटैम्प्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको मेंटली अनहेल्दी मान के क्या कर दिया जाता था? कोई भी उसके ऊपर चार्जेस वगैरह, पेनल्टी, पनिशमेंट उसको नहीं दी जाती थी इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग. कि पर्सन क्या है? मेंटली सफ़र कर रहा है, इस वजह से उसने क्या किया? ऐसा स्टेप उठाया, इसलिए उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती थी. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज़ अलाउड ओनली विद द यूज़ ऑफ द मसल रिलैक्सेंट एंड द एनेस्थीसिया. अगर किसी पर्सन को ईसीटी हम देते थे, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थीसिया का यूज़ करके ही हमें क्या देनी है? उनको ईसीटी देनी है. डायरेक्टली हम किसी पर्सन को ईसीटी नहीं दे सकते. द थेरेपी इज़ प्रोहिबिटेड फॉर माइनर्स. और किसी पेशेंट को कोई माइनर डिजीज़ है, उसके लिए ये थेरेपी उसको नहीं दी जाती. बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस में पेशेंट थे, उनको सिर्फ ईसीटी हम प्रोवाइड करते थे. इसके अंदर हमारे देखिए चैप्टर्स आते हैं, कुछ 16 चैप्टर आते हैं. हमारा जो मेंटल हेल्थ केयर बिल था, फर्स्ट चैप्टर में वही इसकी इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन, शॉर्ट टाइटल्स या फिर जो भी छोटे थोड़ी बहुत आती है, उनके अंदर
फर्स्ट चैप्टर में बताया था। सेकंड में मेंटल इलनेस क्या होती है एंड कैपेसिटी टू मेक मेंटल हेल्थ केयर एंड द ट्रीटमेंट डिसीजन, कि जो मेंटल इलनेस है वो क्या होती है, उसके लिए क्या क्या मेंटल हेल्थ केयर होती है और उनका ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं चैप्टर सेकंड में। थर्ड में एडवांस डायरेक्टिव, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। एडवांस डायरेक्टिव का मतलब ये है कि पर्सन अपनी मर्जी से अपना ट्रीटमेंट ले सकता है कि उसको कैसे कैसे ट्रीटमेंट चाहिए। जैसे पर्सन को ईसीटी चाहिए या नहीं चाहिए, वो अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, अपनी चॉइस कर सकता है। और जब तक वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसको कौन नॉमिनेटेड बनेगा वो भी वो पर्सन क्या करेगा, चॉइस करेगा। चैप्टर 4 में नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव, कि उसकी प्रॉपर्टी के लिए कौन रिप्रेजेंटेटिव है, कौन टेक केयर है। चैप्टर 5 में राइट ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस, जो मेंटल इल पर्सन है उनके क्या बना दिए गए थे, कुछ राइट्स बना दिए गए थे जिनको क्या करना था, फॉलो करना था। चैप्टर 6 ड्यूटीज़ ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं। 7th में सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी क्या है। 8th में हमारी स्टेट, जो स्टेट और सेंट्रल की अथॉरिटी क्या है वो क्या 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 करेगी, पेशेंट के लिए बेनिफिशियरीज प्रोवाइड करेगी। चैप्टर 9 में फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, कौन हैंडल करेगा और इनके लिए कैसे मेंटेनेंस होने चाहिए, रजिस्टर्स वगैरह अच्छे से मेंटेन होने चाहिए। चैप्टर 10 मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट, मेंटल हेल्थ को कैसे बनाना है, जो भी नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल्स हैं उनको कैसे बनाना है, उससे रिलेटेड। 11th कुछ प्रिंसिपल्स होंगे इसके लिए जो उनको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। चैप्टर 11 में मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन, जो उन्होंने हॉस्पिटल्स बना दिए हैं तो टाइम टू टाइम उनका क्या करते रहना है, रिव्यू करते रहना है, चेकआउट करते रहना है कि वो प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क कर रहे हैं या नहीं। चैप्टर 12 में एडमिशन ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज, पेशेंट का एडमिशन कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या ट्रीटमेंट और उसका डिस्चार्ज कैसे करना है, ये आएगा। चैप्टर 13 के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर एजेंसीज, उनके साथ साथ जो अदर एजेंसीज है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट के ट्रीटमेंट में। 4th में रिस्ट्रिक्शन टू डिस्चार्ज फंक्शन बाय प्रोफेशनल नोट कवर्ड बाय द प्रोफेशंस, की किसी पर्सन के डिस्चार्ज में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है वो क्यों आ रही है, उसका फंक्शन क्या है, प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग वो क्यों आ रही है, तो वो चैप्टर 14 में आ रही है। चैप्टर 15 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, अगर कोई क्या कर रहा है, जैसे पेशेंट्स के राइट को फॉलो नहीं कर रहा है या फिर नर्सिंग होम्स अच्छे नहीं चला रहा है तो उसके लिए उनको क्या करनी थी, पेनल्टीज़ पे करनी पड़ती थी। ठीक है, चैप्टर 15 में आएगा। चैप्टर 16 में मिसचिलनेस, इनके अलावा अगर कोई और चीज़ है वो आएगी चैप्टर हमारे 16 में।